ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है और मेरे दूसरे हाथ में ये अभी नया जो कानून बना है भारत में, भारतीय न्याय संहिता। अंतर क्या है समझिए। पहली बात तो आप में पतला दिख रहा होगा और ये मोटा दिख रहा होगा। आप बताइए क्राइम कहां ज्यादा है, भारत में कि अमेरिका में? तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। अरे अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? भारत। अमेरिका में क्राइम कम है, भारत में ज्यादा है, तो कानून किसका कठोर होना चाहिए? भारत। हमारे इसमें मर्डर की एक धारा है, मतलब हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सब धान 22 पसेरी। सुना है सुना? राजस्थान में कहावत नहीं है, यूपी में है। मतलब कैसा भी मर्डर कर दो, रोड रेज में मर्डर कर दो, गला दबा के मार दो, एक घूसा मार दो, 2 गोली मार दो, गला रेत रेत के मारो, 35 टुकड़े करके मारो, 50 टुकड़े करके मारो, जैसे भी मारो, धारा एक क्या है? मर्डर। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। तो पहले जो मर्डर हुआ वो किस कैटेगरी का मर्डर हुआ वो पहले डिफाइन है, यानी जज चाह के भी किसी को कम सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग धारा है। यहां तो एक ही धारा है, इसलिए जज की मर्जी, सामने वाला बढ़िया वकील आ गया, कोई पूर्व कानून मंत्री आ गया, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री आ गया, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में वकालत लोग करते, वैसे आ गया तो सजा थोड़ी कम कर दिया, कोई ढीला ढाला आया तो बढ़ा दिया। अमेरिका में आप जज चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग धारा। भारत में कन्हैयालाल का मर्डर हुआ है, उसके हत्यारे को ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी मैक्सिमम, और आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। उस कन्हैयालाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो वो केस फिट बैठता जेनोसाइड में, क्योंकि हेट क्राइम हुआ था ना, मजहब के आधार पर मारा था ना, जेनोसाइड किया था। उसमें $10 लाख तो जुर्माना है, भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए। चैप्टर नंबर 50 जेनोसाइड इसमें। अगर 3 लोगों ने मारा तो तीनों लोगों पे पहले $10 लाख जुर्माना, यानी 8 करोड़ का जुर्माना, और सरकार वो 24 करोड़ रुपए उससे वसूल के कन्हैयालाल के परिवार को दे देगी, और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल। इसलिए आपको अमेरिका में कभी कन्हैयालाल जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी आपको कमलेश तिवारी जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी सरतन से जुदा का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आजीवन कारावास जो देते हैं, ऐसी पेनाल्टी रखना है कि पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाए तब भी ना पूरी हो। ऐसा कानून भारत में होना चाहिए कि नहीं? हमारे एक मित्र बैठे हैं, ऋषि बागड़ी जी बैठे हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। ऐसी बातें उठाइए ऋषि जी। ऋषि बागड़ी जी आपके क्लब के मेंबर हैं, हमारे मित्र भी हैं। अब ये बताइए, दूसरा, ये मोटा है और ये पतला कैसे है, इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। सोशल मीडिया के लिए बहुत खास मैं जानकारियां दे रहा हूं। भारत में अपराध होता है तो आप कहां जाते हैं? थाने जाते हैं ना। आपका एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा लिखा होता है? 10वीं या 12वीं। अब 10वीं 12वीं पास आदमी के पास आपने अपनी शिकायत कर दिया, उसको एफआईआर लिखना है। अब हमारे देश में क्या है,
घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, हत्या अलग, बलात्कार अलग, SC ST अलग, ये अलग वो अलग, 50 कानूनों का मकड़जाल है। आप एप्लीकेशन में धारा तो लिखोगे नहीं, आप तो कॉमन मैन हो, कॉमन मैन को पता क्या पता कौन सा किस कानून की कौन सी धारा लगेगी। आप तो अपनी शिकायत लिख के आ गए, मैं जा रहा था, मेरी बाइक पे रोकी, मुझे माँ बहन की गाली दिया, मेरी बाइक छीनी, मेरा मोबाइल छीना, मेरा बैंक अकाउंट हैक किया, जो आपके साथ हुआ आप लिख के आ गए। अब वो बेचारा हवलदार सर पकड़ के बैठा हुआ है, ये जो बाइक चोरी किया ये किस कानून की कौन सी धारा है, ये जो माँ बहन की गाली दिया ये किस कानून की कौन सी धारा है, क्योंकि हमने 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल इकट्ठा करके रखा हुआ। अमेरिका ने अपने हवलदार का काम आसान कर दिया, उसने इसमें 150 चैप्टर डाल दिए। हमारे यहां 150 कानून है और यहां क्या कर दिया 150, उसको एक ही किताब रखनी है और बार बार इंडेक्स में जाना है। चैप्टर नंबर 11 है चाइल्ड क्राइम, चैप्टर नंबर 11B केमिकल वेपन, चैप्टर नंबर 12 सिविल डिसऑर्डर, ऐसे वो इंडेक्स खोलेगा। आपको दिख रहा है इंडेक्स। अब चूंकि सुबह से लेकर शाम तक बार बार वो एक ही किताब का इंडेक्स खोल रहा है, तो साल 2 साल के बाद आपने शिकायत किया कि फट से वो उसको चैप्टर याद हो गया, उस चैप्टर के देखा और वहां उठा के धारा डाल दिया। अब जब आपकी FIR अच्छी हो गई तो आपकी जांच भी अच्छी होगी, आपकी जांच अच्छी हो गई तो आपका ट्रायल भी अच्छा चलेगा। तो हवलदार के लिए भी ये कानून अच्छा है, इंस्पेक्टर जांच करने वाले के लिए भी ये कानून अच्छा है, सरकारी वकील के लिए भी कोर्ट एक ही किताब लेके जाना है, जज साहब को भी एक ही किताब खोलना है। तो सिस्टम कौन सा अच्छा है, एक कानून या 50 कानून? हमने कभी सोचा ही नहीं इसे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे देश में लोग सबूत के अभाव में बरी क्यों हो जाते हैं, हमारे देश में सबूत के अभाव में मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है। भारत में मुकदमे को देरी का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? झूठी गवाही। मुकदमों के बहुत बड़े बर्डन का कारण क्या है? झूठी शिकायत, झूठा हलफनामा, झूठा एफिडेविट, झूठी जांच। हमारे देश में झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठा FIR लिखना अपराध नहीं है, झूठी जांच करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, झूठा एफिडेविट देना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। बाकी तो छोड़ो, जज का गलत फैसला देना भी कोई अपराध नहीं। पुलिस झूठी चार्जशीट फाइल कर दे तो आपको सबूत के अभाव में बरी तो कर दिया जाएगा, लेकिन जिसने झूठी जांच किया उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज पैसा लेके आपको सजा दे दे, हाई कोर्ट वाला आपको बरी तो कर देगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज को कुछ होगा नहीं। यह समस्या है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। दुनिया के बाकी देशों में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, झूठ बोलना बहुत सीरियस क्राइम है। और हमारे यहां केवल पाप है इसलिए पाप चल रहा है, वहां कानून कठोर है इसलिए पाप नहीं चल रहा है। एक मतलब कैसा कैसा कानून बनाते हैं। सुधीर जी और नरेंद्र जी के बीच में मुकदमा चल रहा है। अब सुधीर जी ने प्रॉपर्टी के आंदोलनों का मुकदमा है। सुधीर जी ने झूठा आधार लगाया, झूठा राशन कार्ड लगाया, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, सारे झूठी वसीयत लगा दिया, झूठी विरासत लगा दिया। अब नरेंद्र जी जज साहब को कह रहे हैं, साहब देखो ये जो 10 डॉक्यूमेंट लगे हैं ना इनके मुकदमे में, ये 10 के 10 झूठे हैं। नरेंद्र जी को पता है झूठे हैं, क्योंकि असली वाले जिनके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है नकली वाले उधर। अब क्या करना चाहिए?
जज साहब को उसको कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए और कॉग्निजेंस लेके जांच करने का ऑर्डर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। हमारे कानून में लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द परजरी, नो कोर्ट टेक कैन कॉग्निजेंस ऑफ द फ्रॉड। तो मतलब नरेंद्र जी जज साहब को बता रहे हैं कि साहब ये जो जमीन का मुकदमा चल रहा है, सारे असली कागज मेरे पास हैं, सारे नकली कागज उधर हैं, लेकिन जज साहब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कानून रोक रहा है। जज साहब को खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। हमारा कानून ये कहता है कि अगर जज साहब सेटिस्फाई हो जाए कि ये जितने डॉक्यूमेंट है सारे फर्जी हैं, तो उनको अपने बगल वाले कोर्ट में जाके कंप्लेन देना पड़ेगा कि मेरे कोर्ट में जो मुकदमा आया हुआ है इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कृपया इनकी जांच करो। समझ गए आप समझ गए? अब ये बताओ, जज की पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है। अब पता चला 2 साल उनके पूरे हो गए, तीसरे साल मुकदमा आया। अब उनको बगल वाली कोर्ट में जाके, पहली बात तो एक जज दूसरे जज के यहां कंप्लेनेंट क्यों बनेगा? उसका कौन सा प्रॉपर्टी जा रही है, उसको क्या लेना देना? दूसरा, एक बार वो कंप्लेनेंट बन गया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, तब भी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा। तो एक जज को दूसरी जज के कोर्ट में आके खड़े होकर बताना पड़ेगा मैंने ये शिकायत किया था, मैंने ये पाया, ये गलत है, ये गलत है। हद हो गई, हद हो गई। ऐसे लग रहा है कि मुकदमों को बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे लग रहा है कि भारत के ईमानदारों को टार्चर करने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया। और दुख इस बात का कि नए वाले में भी वही आ गया। ऐसे लग रहा है पुराने वाले को कॉपी पेस्ट मार दिया। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था उसमें भी जज के पास ये अधिकार नहीं था कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी का कॉग्निजेंस ले सके। और नया वाला जो भारतीय BNSS आया, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी जज को ये पावर नहीं है कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी का कॉग्निजेंस ले सके। शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में 2-3 केस छोड़ के मैंने आज तक किसी जज को देखा नहीं कि वो शिकायतकर्ता बने। क्यों बनेंगे भाई? दोनों जज की समान रैंक है, वो खुद ही जज है, अपना मुकदमा सुनेगा, नहीं तो ट्रांसफर होकर चला जाएगा। क्या पड़ी हुई शिकायतकर्ता बन के दूसरे के लिए लड़ने के लिए? जबकि दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ रिंगमैपिंग कानून है। भारत के 50% केस तो तब खत्म हो जाए जिस दिन हम झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा वकालतनामा, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दें। भारत के 50% केस उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन हम झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा वोटर ID, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा फिजिकल सर्टिफिकेट को हम सीरियस क्राइम घोषित कर दें। अभी ऋषि जी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, अभी वो IAS को एक्सपोज कर रहा है। बहुत सारे लोग IAS बन गए, अच्छे खासे तंदुरुस्त, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा के IAS बन गए। और एक नहीं, कई सारे। क्यों? क्योंकि झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। अच्छे खासे अमीर, पिताजी कलेक्टर, पिताजी बिजनेसमैन, EWS का सर्टिफिकेट